सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं चैनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। आज हम राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत लोकतंत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लोकतंत्र, इसका अर्थ एवं परिभाषा। वैसे तो लोकतंत्र से सभी विद्यार्थी परिचित हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, वो परिभाषा साथ ही भारत समेत दुनिया के अधिकांश देशों में जो पद्धति अपनाई गई है, वो लोकतंत्र क्या है, उसका अर्थ और परिभाषा। तो इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। लोकतंत्र, अर्थ एवं परिभाषा। प्लेटो के समय से लेकर 18वीं शताब्दी तक लोकतंत्र शब्द घृणित व निंदनीय ही रहा। जो विद्यार्थी प्लेटो, अरस्तु आदि यूनानी दार्शनिकों से परिचित है, उनको मालूम होगा कि उनके समय में लोकतंत्र को घृणित व निंदनीय माना जाता था। लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप माना जाता था और उस समय राजशाही शासन पद्धति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। तो प्लेटो के समय से लेकर 18वीं शताब्दी तक लोकतंत्र शब्द घृणित व निंदनीय ही रहा। यूनानी दार्शनिक लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप मानते थे। 19वीं सदी के आरंभ में लोकतंत्र सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। तो लोकतंत्र को जो आज जो स्थान मिला है, वो 19वीं शताब्दी में उसका आरंभ माना जा सकता है। इसके अर्थ की बात करें तो इस पर सर्वाधिक मतभेद रहे हैं। किसी ने इसे जनता का शासन कहा है तो किसी विचारक ने इसे भीड़ तंत्र की संज्ञा दी है। तो लोकतंत्र के अर्थ पर भी हर देश के अंदर हम मान के चले तो मतभेद है। आज चीन जैसा जो एकाधिकारवादी व्यवस्था है, वहाँ पे एक ही दल का शासन है, वो देश भी ये दावा करता है कि हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है। तो पाकिस्तान जैसा देश जहाँ पे सेना की तानाशाही रही है, आतंकवादी जो संगठन है उनका वहाँ पे आधिपत्य रहा है, उनका अधिकार रहा है, कई बार तख्तापलट भी हुआ है, फिर भी वो देश भी दावा करते हैं हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है। और भारत जैसे देशों में भी जो वास्तव में लोकतंत्र जहाँ आदर्श अवस्था में पाया जाता है, तो हम भी दावा करते हैं कि हमारे वाला लोकतंत्र है। तो इसके अर्थ में सभी जगह उनको लगता है हमारा जो है वो शासन की व्यवस्था वो लोकतंत्र है। तो किसी ने इसे जनता का शासन कहा है तो किसी ने इसे भीड़ तंत्र कहा है। इसकी परिभाषा की बात करें हम तो वो इस प्रकार है। सबसे पहले देखते हैं सारटोरी, जो विचारक हैं सारटोरी, वो क्या कहते हैं कि लोकतंत्र ऐसी वस्तु के आडंबर में नाम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। तो लोकतंत्र मात्र आडंबर में एक जो है आडंबर रचा गया है, ऐसा एक कह सकते हैं कि एक आडंबर बना दिया गया, एक ऐसा आवरण बना दिया गया झूठ मूठ का कि ये लोकतंत्र है। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आडंबर में रूप में परिभाषित किया गया है जिसका वास्तव में अस्तित्व नहीं है, वो कहते हैं सारटोरी। दूसरी परिभाषा देखें अब्राहम लिंकन की, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। इस परिभाषा से सभी विद्यार्थी परिचित होंगे। तो ये वास्तव में जो लोकतंत्र की जो आदर्श परिभाषा दी जाए तो वो अब्राहम लिंकन की परिभाषा है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। इसी तरह जो आगे विचारक हैं शिल्ले, वो क्या कहते हैं, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। तो वह शासन जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है वो लोकतंत्र है। सिले के साथ ही डायसी,
जो ब्रिटिश विचारक हैं, वो कहते हैं कि लोकतंत्र सरकार का वह स्वरूप है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है। तो एक में हर व्यक्ति भाग लेता है और दूसरे में डायसी ने कहा है कि जनता का एक बड़ा भाग इसमें शासन करता है। इसी तरह हरन शाह क्या कहते हैं कि लोकतंत्र वह राज्य है जिसमें प्रभुत्व शक्ति जनता के हाथ में रहती है। तो प्रभुत्व शक्ति की बात यहाँ पे हो रही है। संप्रभुता किसमें निहित है, सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है, तो वो कहीं राजतंत्र में, राजा में निहित है, तो कहीं प्रजा में निहित है। तो जो जहाँ पे प्रजा में निहित है वो है लोकतंत्र। और ये कौन कह रहा है, ये हरन शाह कह रहे हैं। इसी तरह मैक्सी नेक्स्ट जो विचारक हैं वो कहते हैं लोकतंत्र जीवन के उस मार्ग की खोज है जिसमें मनुष्यों की स्वतंत्र और स्वैच्छिक बुद्धि के आधार पर उनमें एकीकरण लाया जा सके। तो मनुष्यों की स्वतंत्र और स्वैच्छिक बुद्धि के आधार पर जीवन का ये मार्ग है लोकतंत्र। तो ये थी लोकतंत्र की विभिन्न परिभाषाएं। अब इसके निचोड़ रूप में हम बात करें तो संक्षेप में लोकतंत्र क्या है अगर हमसे पूछे तो आप बता सकते हो कि वास्तव में लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र एक विशेष प्रकार का शासन है। लोकतंत्र एक विशेष प्रकार का शासन है, शासन की एक कला है जिसमें हर व्यक्ति शासन में भाग लेता है। लोकतंत्र केवल शासन ही नहीं, साथ में एक सामाजिक व्यवस्था है। समाज की व्यवस्था को अगर बनाए रखना है तो लोकतंत्र उसमें सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जा सकती है। ऐसी व्यवस्था समाज के अंदर सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने वाली, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने वाली जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाती। तो यह एक सामाजिक व्यवस्था है, एक विशेष प्रकार का आर्थिक तंत्र है। समाज के साथ साथ में अगर हम आर्थिक तंत्र में भी देखें तो उसमें भी लोकतांत्रिक है उसका स्वरूप। तो वहाँ पे गरीब और अमीर का भेदभाव नहीं होगा, सभी व्यक्तियों को उचित उनका जो दाम मिलेगा और वहाँ पे अत्याचार होने की आशंका नहीं रहेगी। इसी के साथ लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है, जीवन जीने की पद्धति है। अगर हम लोकतांत्रिक भाव से जीवन जीवें तो हम जहाँ कहीं भी रहें, जिस भी स्टेज पे रहें, जॉब करें या पढ़ाई करें या अपने परिवार में देखें, समाज में देखें, तो हर जगह हम सभी साथ वालों को भी बराबर मौका देते हुए सबको साथ लेकर के चलने की नीति पे हम रहेंगे। तो ये एक जीवन पद्धति है, ये एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति है, एक मनोदशा है। जो व्यक्ति लोकतांत्रिक भावना को निभाएगा वो कभी भी तानाशाही नहीं करेगा, वो कोई भी काम हो छोटा या बड़ा सबको साथ लेकर के सबके विचारों को जान करके आगे बढ़ने की सोच रखेगा। तो यह एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति है। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक आदर्श है। जहाँ बात करें आदर्शों की तो लोकतंत्र एक महान आदर्श है जिसमें नैतिकता है, जिसमें आध्यात्मिकता है। तो यह एक विशेष प्रकार का शासन है, एक सामाजिक व्यवस्था है, एक विशेष प्रकार का आर्थिक तंत्र है, एक जीवन पद्धति है, एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति है और सबसे बढ़कर एक नैतिक अथवा आध्यात्मिक आदर्श है। तो यह है लोकतंत्र। अब बात करें अवधारणा के रूप में लोकतंत्र। जो अवधारणा है उसके रूप में लोकतंत्र कहाँ स्थान है उसका। अवधारणा के रूप में लोकतंत्र के तीन जो है अंतः संबंधित अर्थ किए जाते हैं। पहला, निर्णय करने की विधि के रूप, जो डिसीजन आपको करना है, लेना है, उसमें लोकतांत्रिक ढंग से अगर लिया गया है तो उसमें सभी लोगों का हित जुड़ जाएगा। लोकतंत्र निर्णय करने की प्रक्रिया है, डिसीजन करने की प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक ढंग से लिया गया निर्णय संपूर्ण समाज का निर्णय कहा जा सकता। तो यह ऐसा निर्णय होगा जिसमें संपूर्ण समाज की भागीदारी उसमें निहित हो। वह ही निर्णय लोकतांत्रिक कहे जाते हैं जिनमें जन सहभागिता आ रही है। देखिए इसमें
जन सहभागिता, बहुमतता, बहुमत का उसमें जो रोल रहेगा, बहुमत के आधार पर निर्णय रहेगा, संवैधानिकता, संविधान के अनुकूल होगा वो निर्णय, और सबसे बढ़कर अल्पसंख्यकों के हितों का उसमें संरक्षण। तो ये आदि इसके साथ साथ में और भी जो है वो तत्व होते हैं। तो वही निर्णय लोकतांत्रिक कहे जाएंगे जिनमें जन सहभागिता, बहुमतता, संवैधानिकता और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आदि तत्व शामिल हो। वो तो निर्णय करने की एक विधि के रूप में लोकतंत्र। दूसरा, निर्णय लेने के सिद्धांतों के रूप में लोकतंत्र। जो निर्णय लेना है उसमें सिद्धांत के रूप में हम उसका जो बेस, जो आधार हम किसको माने, तो वो है लोकतंत्र। लोकतांत्रिक व्यवस्था उस राजनीतिक पद्धति में विद्यमान रह सकती है जहां सिद्धांतों के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं। तो लोकतंत्र के सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र के स्वीकृत सिद्धांत इस प्रकार है। तो वही व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाएगी जिसमें सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो पहला देखें सिद्धांत, तो वह है प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत, जहां जनता के प्रतिनिधि मिलकर के सरकार बनाए, जैसे अभी भारत में प्रचलन में है, तो उसे कहते हैं प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत। यह लोकतंत्र का सिद्धांत है। दूसरा देखें तो वह है उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत। उत्तरदायी सरकार का अर्थ है कि वहाँ पे सरकार की जवाबदेही तय होती है, उनको जवाब देना पड़ता है, उनसे सवाल जवाब जनता या जनता के प्रतिनिधि कर सकते हैं। जैसे भारत में वर्तमान में जो सरकार है उसे संसद के अंदर सवाल पूछे जा सकते हैं, तो वो जनता के प्रति, संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायी है। तो उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत भी लोकतंत्र का स्वीकृत सिद्धांत है। तीसरा देखें, संवैधानिक सरकार का सिद्धांत। संविधान के अनुकूल चलने वाली सरकार, संवैधानिक सरकार। तो संविधान के अनुकूल चलना भी उसका आवश्यक है। तो ये संवैधानिक सरकार का सिद्धांत भी शामिल है। चौथा देखें, प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत। राजनीति या जो शासन में जो लोग चुनकर के आने हैं उनमें प्रतियोगिता होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक ही व्यक्ति खड़ा हो जाए जैसे चीन में होता है, एक ही दल है और उसी को आपको मत देना है, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी कैसे? तो यहाँ पे प्रतियोगी राजनीति है, एक से ज़्यादा लोग, एक से अधिक दल है यहाँ पे, वो चुनाव में भाग लेते हैं और जनता जिसको उचित समझती है उसको चुन करके भेजती है। तो यहाँ पे प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत लागू होता है। तो ये भी लोकतंत्र का एक स्वीकृत सिद्धांत है। आगे देखिए, पांचवा जो है लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत। लोकप्रिय संप्रभुता, संप्रभुता किसमें निहित है और राज्य की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? वो जनता में निहित है। तो लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत ये जो है वो है लोकतंत्र के स्वीकृत सिद्धांत, और जो निर्णय लेना है वो इन सिद्धांतों के आधार पर ही लिए जा सकते हैं। तो निर्णय लेने के सिद्धांतों के रूप में ये था लोकतंत्र। तीसरा है आदर्शात्मक मूल्यों के रूप में लोकतंत्र। आदर्शात्मक मूल्यों के रूप में लोकतंत्र, लोकतंत्र को एक आदर्श मान करके हम किस प्रकार जो है उनके मूल्यों की हम रक्षा करें, तो आदर्शात्मक मूल्यों के रूप में लोकतंत्र। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कुछ आदर्शों अथवा मूल्यों पर टिकी होती है जो इस प्रकार है। तो कुछ ऐसे मूल्य हैं, कुछ ऐसे आदर्श हैं जिन पे लोकतांत्रिक व्यवस्था टिकी हुई है। तो उन मूल्यों या आदर्शों की बात करें हम तो वो इस प्रकार है। प्रथम है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान करना। कोई भी व्यक्ति हो उसके व्यक्तित्व का वहाँ पे सम्मान होगा, ऊंच नीच की भावना नहीं होगी, प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता के साथ में व्यवहार वहाँ पे किया जाएगा। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान। दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को वहाँ पे महत्व दिया जाएगा। रंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर वहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी व्यक्ति समान रूप से वहाँ पे स्वतंत्र है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी इसमें महत्व दिया जाएगा। तीसरा देखें तो विधि का शासन है वहाँ पे। विधि का शासन,
अर्थात कानून का शासन वहाँ पे, ये डायसी का दिया हुआ सिद्धांत है जो ब्रिटेन में उन्होंने दिया था। विधि का शासन अर्थात कानून का शासन, सारी जो गतिविधियां संचालित होनी है, सरकार जो है वो संविधान के अनुकूल काम करेगी, संविधान के अनुकूल ही वो कानून का निर्माण करेगी और उसी कानून के अनुसार शासन का संचालन किया जाएगा। तो विधि का शासन वहाँ पे महत्वपूर्ण, ये लोकतंत्र का एक आदर्श है, लोकतंत्र का एक मूल्य है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये लोकतंत्र के महान आदर्श या मूल्य हैं। तीनों को इसमें स्थान आया है। तो न्याय की जहाँ बात करें तो न्याय वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो, तीनों ही अवस्था के अंदर यहाँ पे न्याय मिलना चाहिए। वही व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाएगी। तो समाज के अंदर सामाजिक न्याय, प्रत्येक व्यक्ति को समाज में भागीदारी करने का, बराबरी का अधिकार है। सार्वजनिक स्थानों पर उसको भाग लेने का अधिकार है। आर्थिक अधिकारों की बात करें तो आर्थिक व्यवस्था के अंदर उसको कोई भी बिजनेस करने में बराबरी का अधिकार है, कोई वहाँ पे ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। और राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि वो चुनाव जैसे जो प्रक्रिया है उसमें वो सभी लोग उसमें भागीदारी कर सकते हैं जो राज्य के नागरिक हों। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के न्याय भी लोकतंत्र के आदर्श अथवा इसके मूल्य हैं। और अगला है समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत अर्थात सभी को साथ में लेकर के चलने की बात यहाँ पे है, एक साथ सबके साथ समानता का व्यवहार करना। तो लोकतंत्र के जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, वो उन मूल्यों को भी लोकतंत्र में स्थान, अवधारणात्मक सिद्धांत के रूप में स्थान दिया गया है। समानता, क्षमता और न्याय की बात यहाँ पे की गई है। तो यह है आदर्शात्मक मूल्य के रूप में लोकतंत्र। तो अवधारणा के रूप में लोकतंत्र के जो 3 संबंधित अर्थ थे वो निर्णय करने की विधि के रूप में, निर्णय लेने के सिद्धांतों के रूप में, और तीसरा था आदर्शात्मक मूल्यों के रूप में लोकतंत्र। और लोकतंत्र वास्तव में है क्या, उसका अर्थ और उसकी परिभाषा। ये था आज का चैप्टर, लोकतंत्र, अर्थ एवं परिभाषा। धन्यवाद।